हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको गोल्ड की हॉल मार्किंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि हॉल मार्किंग क्या है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड में हॉल मार्किंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ ये जो ऑपरेट जिस एजेंसी के थ्रू करती है इंडियन गवर्नमेंट की, उस एजेंसी का नाम है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। ये जो हॉल मार्किंग है ये किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, और वो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है, जो बेसिक एक्ट है, वो फिलहाल क्या है, इसकी पहले की हिस्ट्री क्या है, और गोल्ड का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि एशियंट हिस्ट्री में ही ना आप जनरली देखे होंगे कि ये जो गोल्ड की ऑर्नामेंट होती है, इसकी कहीं ना कहीं चर्चा आपको, सबसे पहले ऑर्नामेंट की चर्चा जो है ना, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देखते आए होंगे। जो लोग हिस्ट्री थोड़ा सा भी जानते हैं वो लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। उस समय प्रीशियस मेटल में जेम्स और जो स्टोन्स वगैरह वो रहते थे। धीरे धीरे गोल्ड का प्रचलन आया, और गोल्ड और सिल्वर आजकल, खास करके गोल्ड, बहुत इंडियन कल्चर में चलते, खास करके आप देखेंगे शादी विवाह में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये एक हमारी संस्कृति और रुतबा और एक तरह से पहनावे ओढ़ावे का, खास करके महिलाओं का एक सजने संवरने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है, और इसका एक इम्पोर्टेंस है हमारे सांस्कृतिक जीवन। आप पूजा पाठ में भी कहीं कहीं इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, है ना। नए बच्चे जन्म ले, परिवार में से लेके शादी विवाह तक हर जगह पे गोल्ड का इम्पोर्टेंस रहता है ना। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। हॉल मार्किंग क्या है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसे डिफाइन होती है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, BIS जो है वो ऑपरेट करती है गोल्ड और सिल्वर के हॉल मार्किंग स्कीम लेके इंडिया में। ठीक है, फिलहाल जो हॉल मार्किंग है इंडिया में वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि हॉल मार्किंग मैंडेटरी कौन से मेटल्स पे है, तो फिलहाल जो है गोल्ड और सिल्वर को लेके है। ठीक है, इसके अंदर डायमंड्स और जो अदर प्रीशियस मेटल्स हैं वो कवर नहीं होते हैं, उसको मैंडेटरी नहीं किया गया। तो हॉल मार्किंग एक्चुअली है क्या, तो हॉल मार्किंग बोलता है कि एज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, है ना, एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाना चाहती है कि किनके पास कितना ज्वेलरी है, कितना गोल्ड है, और गोल्ड की शुद्धता क्या है ना। शुद्धता मतलब उसमें जो है प्रोपोर्शनेट कंटेंट, है ना, ये जो उसका कंटेंट है प्रीशियस मेटल का यानी गोल्ड का, किसमें, कोई प्रीशियस आर्टिकल है, यानी मान लो कि एक भर की अंगूठी यानी एक रिंग है ना, और रिंग मान लो 10 ग्राम का है। ठीक है, तो ये जो 10 ग्राम का है इसमें गोल्ड जो है वो मान लो कि 9.2 ग्राम है। ठीक है, और बाकी वदर कंटेंट इसमें है ना, प्लस वदर 0.8 ग्राम। तो ये जो है गोल्ड है ना, ये क्या गोल्ड है, 10 ग्राम में इतना प्योर गोल्ड है। तो ये रिंग कितने कैरेट की होगी, इसी को हम लोग हॉल मार्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लो, हॉल मार्किंग बोल रहा है कि क्या है, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड इन ए प्रीशियस आर्टिकल, यानी प्रीशियस आर्टिकल क्या मेरा हो गया, रिंग। तो ये प्रीशियस आर्टिकल में गोल्ड का जो है कंटेंट वो कितना है, तो ये 9.2 ग्राम है। तो इसी को, है ना, ये जो गारंटी है, दुकान बोलती है, यदि मान लो किसी दुकान में आप जाते हो गोल्ड की शॉप पे, वहाँ पे बोलता है कि ये 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है ना, या 22 कैरेट से नीचे 18 कैरेट की है, तो गारंटी देती है हॉल मार्किंग के थ्रू प्योरिटी का, है ना, फाइनेंस का। तो ये हॉल मार्किंग क्या है, गारंटी ऑफ प्योरिटी है। ठीक है, हॉल मार्किंग एक तरह से क्या हो गया, ये जो बोल रहा है गारंटी ऑफ प्योरिटी, है ना, ऑफ ए प्रीशियस
मेटल आर्टिकल का। चलो, तो हॉलमार्किंग का मतलब आज शायद समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हॉलमार्किंग जो रेगुलेट होती है वो BIS के थ्रू होती है। तो BIS क्या है? एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया में, ठीक है। ये बेसिक जो एक्ट था पहले ना, वो 1986 का था इसका, ठीक है। ये जो 1986 का जो एक एक्ट है BIS 1986, ये इसका बेसिक एक्ट था जिसके थ्रू ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता था, है ना। स्टैंडर्ड मतलब क्या? किसी प्रोडक्ट की ना, है ना, हम आगे देखेंगे कि ये क्या करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, है ना, और कोई ऐसा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यदि कर रहा है तो उसको रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्क को कैरी करती है, ठीक है, कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट उसके नीचे है तो आप डिस्क्लोज करो इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट और जो उसका कंज्यूमर उसके सामने, ताकि वो समझे कि जो मेरे पास आइटम है उसकी प्योरिटी क्या है, ठीक है। तो ये पहले रेगुलेट होती थी किसके थ्रू? 1986 का जो एक्ट था BIS का, उसके थ्रू। लेकिन बाद में इसको 2016 में क्या किया, जो NDA की गवर्नमेंट आई मोदी साहब की 2014 में, तो ये एक अमेंडमेंट लाया गया, ए न्यू एक्ट, है ना, टू रिप्लेस जो ओल्ड वन था, उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया 2015 में, और दोनों हाउस उसको पास आउट करके, है ना, 2017 में उसको इफेक्ट में ला दिया, ठीक है। तो ये जो 2016 में जो एक्ट पास हुई, है ना, 2015 में उन्होंने पेश किया और 2016 में पास हो गई, तो इसलिए इस एक्ट को 2016 नाम दिया, क्योंकि जिसमें पास हुई, और रेगुलेट स्टार्ट हुई कहाँ से? 2017 से, ठीक है। तो 2017 में फाइनली इफेक्ट में आ गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा और जान ले इसके बारे में कि ये जो BIS है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक बिल ला के पार्लियामेंट में पास किया गया, उसके थ्रू बना। ये तो जानते हैं कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी कब कहलाती है? जब उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करके पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट का एसेंट दे दिया जाता है, तो एक एक्ट कहला जाती है, ठीक है, जो वो बिल में होता है। अब क्या हुआ कि ये जो 2016 का जो एक्ट है वो क्या कवर करने लगा? गुड्स और सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने में एक रिजीम का काम करने लगा, ठीक है। और ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बन गया इंडिया में, और ये जो रेगुलेट करती है ये बॉडी BIS, ये कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये कंज्यूमर अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है ना, आप बार बार न्यूज़पेपर में नाम सुनते होंगे, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, है ना। तो ये जो मिनिस्ट्री इसके अंदर में आती है ना। अच्छा, ये एक्ट के बारे में बता दिया आपको कि ये क्या करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को एडहेरेंस करते हुए ये रोकती है कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिजनेस को, ठीक है, कि कोई गलत काम गलत ढंग से ऐसा ना कोई प्रोडक्ट निकाल दे जो आपके हेल्थ के लिए नुकसान हो, है ना, बहुत ज़्यादा बिजली खाती हो। आप देखेंगे कि जनरली कुछ स्टैंडर्ड्स आजकल AC में, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, या हेलमेट आप पहनते हैं तो बोला जाता है कि आप ISI मार्का कहीं पहनो। तो ये सारे जो रेगुलेट होती है, इसके पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। वो डिफाइन करती है कि ये स्टैंडर्ड है। यदि मान लो आपको 3 स्टार की कोई ये AC खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है BE, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंसी, ऐसा एक है, उसको रेटिंग देती है ना। तो ये क्या है, ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के सामने बताओ, या कंज्यूमर जो उसको यूज करे उसको बताओ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करेगी उसकी इफिशिएंसी क्या है, आप पे क्या इसका फ़र्क पड़ेगा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे या हेल्थ पे, यदि कोई मेडिसिन है
है ना, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं, या कोई हेल्थ केयर का इक्विपमेंट है, इस तरह से। तो BIS क्या है, ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको रोकती है, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझो, यहाँ पे जो नीचे देखो लिखा हुआ, BIS ऑल्सो एक्ट मेनी टाइप्स ऑफ सिंप्लीफाइड कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम है, जैसे को सेल्फ डिक्लेरेशन, जो ही बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनाए वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे कि ये जो मेरी है वो इस स्टैंडर्ड की है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, ISI है कि नहीं आपका गुड्स, है ना, ये सारे कुछ। और वो एक सर्टिफिकेट ले ले, है ना, BIS से जाके कि मुझे एक सर्टिफिकेट दो कि मेरा 3 स्टार की है ना, या ISI मार्क का है कि नहीं मेरे हेलमेट पे। उसके बाद BIS 2016 के बारे में बता दिया। उसके बाद एक ना BIS का एक रेगुलेशन जो एक्चुअली जो हॉलमार्किंग के लिए पास हुआ, है ना, उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन 2018। यही आपको एक्चुअली आज हम बताने वाले थे कि BIS 2018 का जो है वो जनरली गोल्ड की हॉलमार्किंग के लिए है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर ये 2 आइटम को लेके आया। इसका जो हॉलमार्किंग है ना, इसको लेके आया कि हॉलमार्किंग जो है ये मैंडेटरी किया जाए, ठीक है। तो अब देखो कि हॉलमार्किंग जो है और 2018 का रेगुलेशन से होता है। यदि एग्जाम में पूछे कि हॉलमार्किंग का जो है रेगुलेशन किस एक्ट के थ्रू होता है, तो BIS रेगुलेशन एक्ट 2018, ठीक है। और इसका बेसिक जो एक्ट है BIS एक्ट 2016 बोलते, 1986 का जनरली अब नहीं बोलते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो BIS एक्ट 2016 के थ्रू रेगुलेट होती है ये, और ये जो रेगुलेशन है वो उसका नाम है 2018, जो स्पेशली 2018 इसी पे फोकस कर रही है, हॉलमार्किंग को लेकर, ठीक है। तो हॉलमार्किंग जैसे दिमाग में आए तो BIS का रेगुलेशन 2018 आ जाना चाहिए, और ओनली BIS आपके दिमाग में आए तो BIS रेगुलेट होती है 2016 के थ्रू, ठीक है। और जो इसको डिसोबे करेगी हॉलमार्किंग को, उसके लिए भी कुछ पेनल प्रोविजन है कि आपको पेनल्टी लगाएगी। कोई शोरूम से यदि इसको नहीं ओबे करता है, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो कुछ पैनल प्रोविजन भी उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी जब आप उस डिपार्टमेंट में आप काम करने लगोगे। तो चलो, तो BIS ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी आपको बता दिया है ना, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन गुड्स वगैरह का देती है ना। उसके बाद नेशनल इकोनॉमी में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, उसको लेके उसके ट्रेसेबिलिटी टेंजिबिलिटी पे काम करती है ना। रिलायबल क्वालिटी ऑफ गुड को इंश्योर करती है ना, जो कि सेफ हो। उसके बाद हेल्थ की हजार्डस जो कंज्यूमर्स की है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। उनका डायरेक्शन होता है कि अब जितना कम से कम रेडिएशन वाला जो भी इक्विपमेंट की जो एक क्वालिटी मैपिंग का एक पैरामीटर्स हुआ है उसको कहीं ना कहीं ये लोग रेगुलेट करके उसका जितना से कम हजार्डस करने की कोशिश करते हैं ये लोग। और जैसा इंस्ट्रक्शन रहता है उसी के तरह आधार पे, उसी पैरामीटर के आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और इसी तरह से ये प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है इंडिया में, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इसका इम्पोर्टेंस समझा जा सकता है। उसके बाद कंट्रोल ओवर प्रोलिफेरेशन ऑफ वेराइटीज ETC थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कहने का मतलब है कि इस स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग के थ्रू, है ना, ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रखते हैं प्रोफिलेशन, यानी जो वैरायटी है प्रोडक्ट है उसके प्रचार प्रसार में, है ना, स्प्रेडिंग जो हो रही कंट्री में, कि ऐसा कुछ ना देश में ऐसा कुछ प्रोडक्ट ना फैल जाए पूरे मार्केट में कि पूरे हेल्थ के लिए नुकसान हो, या इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज़्यादा ना खपत कर रहा हो कि कंज्यूमर्स को पता ही नहीं चले और जो इंडिया की पावर सेक्टर उस पर एकाएक लोड पड़ जाए। तो ये सारे कुछ देखते हुए लोग उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, कंट्रोल ऑफ प्रोफेशन, यानी उसके प्रचार प्रसार को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं पहले बता दिया कि इसके अंदर में कौन से मेटल्स कवर होते हैं हॉलमार्किंग में, तो आपको जो है 2 ही याद रखना है ना, एक है सिल्वर ज्वेलरी, है ना, और एक गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। और उसके अंदर
इसको जो है कुछ ऐसे भी ज्वेलरी हैं उसको इससे बाहर रखा गया, जैसे कुंदन, पोल्की और जदाऊ। ठीक है, कुंदन, पोल्की, जदाऊ वैसे ज्वेलरी होते हैं जिनमें गोल्ड और सिल्वर के अलावे कुछ अदर्स स्टोन्स, जैसे स्टोन्स पर डायमंड्स या अदर इंपॉर्टेंट जेम्स वगैरह डाले होते हैं, और इनका एक नाम मात्र का यूज रहता है। जनरली उस पर फोकस जो अदर स्टोन्स हैं, डायमंड्स वगैरह, उसका होता है। तो इसलिए इनको जो है हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है। ठीक है, और ये स्पेशल टाइप की ज्वेलरी में आती है सारे, है ना। इस पे मेन इंपॉर्टेंस वो सब स्टोन्स। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये सब ज्वेलरी जो कुंदन, ये देखो आप फोटो आके हम दिखा देते हैं इसका, है ना, ये इमेज में देखो तो ये क्या है कि इसमें जनरली आप देखोगे स्टोन्स है, डायमंड्स है, ये सब में, है ना। और ये सब थोड़ा सा हम बता दें, कुंदन क्या है, ये जेम स्टोन ज्वेलरी है इन्वॉल्विंग है गोल्ड के फॉयल में स्टोन्स माउंट किया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें जनरली स्टोन्स को रहता है और गोल्ड में माउंट किया रहता है। जनरली एलिब्रेटेड नेकलेस वगैरह में आप देखेंगे। उसी पोल्की किसको बोलते हैं, पोल्की में क्या रहता है कि गोल्ड या ज्वेलरी के अंदर ही ना ये जनरली अनकट और अनफिनिश्ड डायमंड्स या कोई अदर प्योर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सेम जदाऊ में भी रहेगा, जदाऊ में भी रहेगा, लेकिन इसमें जो है ना जो जेम्स रहेंगे या गोल्ड रहेंगे वो अनकट नहीं रहेंगे, वो प्योर फॉर्म में रहेंगे, उसमें पॉलिश वगैरह करके एकदम चमकदार बनाया जाएगा। और पोल्की जो रहता है एकदम प्योर रहता है ना, इसमें कटिंग वुटिंग नहीं किया रहता है। और जडाऊ में कटिंग, इसीलिए पोल्की से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जडाऊ, क्योंकि इसमें जो डायमंड्स होते हैं वो एक्चुअल शेप्स कटिंग्स वगैरह किए रहते हैं, है ना। तो एक तरह से आप और देखो इट इज मेड है बाई प्लेसिंग, पोल्की जो रहता है अनकट डायमंड, ये आपको जनरली ध्यान रखना है। कहीं पे ज़्यादा स्पेशलिटी कोई एकदम डीप में चला गया ऐसे जाता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिए। इसमें एडहेसिव यूज किया जाता है ना, और इसमें हालांकि एडहेसिव नहीं यूज किया जडाई में, है ना। इसको जो भी फिटिंग किया जाता है प्योर गोल्ड वगैरह से किया जाता है ना। और कूलिंग गोल्ड अप एंड नो एडहेसिव, है ना, जड़ा में कोई भी एडहेसिव नहीं, ये सिंपल जस्ट नॉलेज के लिए था। तो ये जो कुंदन, पोल्की और जडायु इस तरह के जिसमें जनरली फोकस रहता है अदर स्टोन्स पे, गोल्ड और सिल्वर पे नहीं होके, तो इसको जो है हॉलमार्किंग से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी हैं वो क्या सारे को कवर किए गए हैं, तो नहीं, इसको मैंडेटरी से एग्जम्प्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद ज्वेलरी फ्रॉम इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ज्वेलरी फॉर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, बिजनेस टू बिजनेस, डोमेस्टिक एग्जीबिशन, ये सबको एग्जम्प्ट करके रखा गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि गोल्ड जो है और सिल्वर यही दोनों को हॉलमार्किंग के स्कीम में रखा गया। ठीक है, ऑल ज्वेलर्स जो हैं इसमें कवर नहीं होते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो केवल 40 लाख के ऊपर है। एनुअल टर्नओवर जो है ना 40 लाख से ऊपर है, उनको ही हॉलमार्किंग के प्रीव्यू में रखा गया। तो आपको बता रहा था, एक्चुअली बीच में बैटरी से इंटरप्ट हो गए थे हम, तो बता रहे थे कि सारे ज्वेलर्स जो शॉप हैं वो इसमें कवर होते हैं। इसमें कुछ को एग्जम्प्टेड किया गया है जिनका टर्नओवर जो है ना 40 लाख का जो एनुअल है उससे कम है, तो उनको इसमें इस प्रीव्यू से बाहर रखा गया है, क्योंकि छोटे मोटे हैं उनको नहीं रखा गया। जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है वो इसके प्रीव्यू में आएंगे। हाँ, साल में एनुअल, है ना, जिनका टर्नओवर एनुअल जो है 40 लाख से ऊपर, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कहीं पे स्टेट पीसीएस वगैरह में। ठीक है, क्योंकि जस्ट 2000 पहले अनाउंस हुआ है ये, है ना, तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये प्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में किया गया है, हाँ? तो इसमें प्योरिटी बोला गया है जो उनको एड्रेस करना है, वो प्योरिटी है आपका 22 कैरेट, 18 कैरेट, है ना, और 14 कैरेट। ठीक है,
उसके बाद वो जो मिनिस्ट्री है वो 15 जून को अनाउंस किया था, है ना, 2020 में, कि गोल्ड और एडिशनल कैरेट 20, 23 एंड 24 विल बी ऑल्सो बी अलाउड फॉर हॉलमार्किंग। मैंने इसको भी कर सकते हैं। मेन उसमें रखा गया था 22, 18 और 14 कैरेट को फोकस किया था। 24 कैरेट तो ऑलरेडी जानते हैं कि प्योर गोल्ड होता है। हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये जो कैरेट है इसमें क्या परसेंटेज होती है। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कोई आप खरीदेंगे ऐसा प्रीशियस मेटल लाइक रिंग्स या यहाँ पे देखो बैंगल्स है ना, तो इसमें जो सबसे पहले रहेगा वो एक लोगो रहेगा आपका दिया हुआ, ठीक है। ये एक लोगो है, ये BIS का लोगो है। उसके बाद यहाँ पे देखो 22K कैरेट, और ये जो 3 डिजिट है ना, ये मेन इंपॉर्टेंस है, यही बता रहा है कि कितने कैरेट का है, ठीक है। यदि ना भी हो तो इससे पता चल जाएगा कि कितना कैरेट। एक चार्ट है, हम आपको दिखाएंगे, है ना, ये बताता है उसकी प्योरिटी को। और ये जो है असेसिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, जो BIS है वो बहुत सारे लैब्स बना दिए हैं, नियरली 1000 लैब्स है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हर सेंटर्स का एक अपना लोगो है। तो किस असेसिंग सेंटर से जो ऑथराइज है BIS से, ये अप्रूव्ड है, किसके लैब से ये अप्रूव्ड है, तो उस BIS सेंटर्स का लोगो यहाँ पे रहेगा, है ना। और ये ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहेगा, है ना, कि जो ज्वेलर्स है वो कौन से ज्वेलर्स ने इसको बेचा है, तनिक्स है या और भी बहुत सारे ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, है ना। तो ये सारे ज्वेलर्स का मार्क्स जो है यहाँ पे रहेगा। तो जनरली ये चीज़ तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप सीधा कि जो हॉलमार्किंग होती है ना, किसी ज्वेलरी पे ज्वेलर्स के मार्क्स होते हैं, असेसिंग अथॉरिटी जो है ना, हॉलमार्किंग सेंटर उसकी है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या है उसका 3 डिजिट में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया रहता है, और BIS का लोगो सबसे पहले रहता है, ठीक है। तो देखो चार्ट देख लेते हैं। वो जो 916 आप देख रहे थे, है ना, 916 आप ये देख रहे थे, है ना, पहले वाले स्लाइड्स में आप देखो कि 916 लिखा हुआ था ना, यानी ये बता रहा है कि 22 कैरेट का है ना। 24 कैरेट का आप जानते हैं प्योर होता है, तो ये 22/24 है ना। इसी को सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है 11/24, है ना। जनरली थोड़ा सा बेसिक मैथ है या कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि 24 पार्ट यदि किसी गोल्ड में प्योरिटी बताई गई है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा उसमें प्योर गोल्ड होगा, ओनली गोल्ड होगा और कुछ नहीं होगा। और यदि 22 कैरेट है तो बता रहा है कि 24 भाग में 22 भाग जो है उसका वो गोल्ड होगा, और 2 पार्ट जो उसका होगा आउट ऑफ 24 ओनली 2 पार्ट विल बी अदर मेटल, देन गोल्ड, है ना। और यदि इसको परसेंटेज में, तो परसेंटेज भी जनरली आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं हम लोग, कि मान लो कि 24 में 22 है ना, तो 1 में कितना होगा 22/24। फिर परसेंटेज किस में निकालते हैं 100 में, तो 100 में कितना होगा 22/24, है ना। और 1 में इतना था तो 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर दो, है ना। तो 22 कैरेट में जनरली कितना आता है वो सब आप कैलकुलेशन करोगे तो 91.6%। तो जनरली ये एक चार्ट दिया गया आपको समझने के लिए कि यदि आपका सोना जो है 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट का देख लो कि 99.9%, मतलब करीब करीब 100% इसमें सोना ही होगा, है ना, गोल्ड नहीं होगा। 22 कैरेट में 91.6%, 87.5%, 21 कैरेट में, है ना, 18 कैरेट में देखो 75%। तो जनरली आपको जो ज्वेलरी दिखेगी इंडियन मार्केट में 24 की तो जनरली गोल्ड की बिस्किट वगैरह आप देखेंगे, क्योंकि 24 यानी जो प्योर गोल्ड होता है वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनसे प्रीशियस आर्टिकल्स यानी
ये जो नेकलेस और वगैरह वो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ज्वाइंट करने होते हैं, कुछ एडहेसिव डालने पड़ते हैं, इसलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी डालना ही है। इसलिए मिनिमम उसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी है, 22 कैरेट की होगी मिनिमम, मतलब आपको एकदम मैक्सिमम गोल्ड ही रखना है तो, है ना। और जनरली 18 कैरेट देखेंगे कि जो रूरल एरिया उसमें मिलते हैं, है ना। जो लोकल शॉप्स वाले हो तो वो 18 कैरेट के बेचते हैं। आप जो प्रेशियस शॉप्स वगैरह होते हैं, जो अच्छे नामी शॉप्स होते हैं, जो जिनका मेकिंग चार्जेस थोड़ा होता है, वो 22 कैरेट में ज्वेलरी बनाते हैं। और गोल्ड के सिक्के, कॉइन्स, ये जो बिस्किट वगैरह आपको 24 कैरेट में मिल जाएंगे, है ना। और सबसे आप कहीं कहीं तो गांव के एरिया में देखो 14 कैरेट वाला भी सोना आपको मिले। कहने का मतलब ओनली हाफ ही रहता है उसमें सोना, और बाकी हाफ इम्प्योर मेटल्स वगैरह मिला दिए जाते हैं, है ना। तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो गोल्ड की प्योरिटी को नहीं समझते हैं। उनके लिए एक सिंप्लीफाइड एक में रखा कि आप जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो 24 कैरेट का यदि आपने खरीदा तो समझो कि 99.9 यानी नियरली अबाउट, है ना, नियरली अबाउट 100% इसको मान लो गोल्ड होता है। 22 कैरेट का खरीदे तो 91.6% प्योर है, ये जो 22 कैरेट वाला सोना होता है, ठीक है। और यही आप आर्टिकल को देख के बता सकते हो। जो भी आपका 3 डिजिट का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 1 डिजिट के पहले आप डेसिमल या आगे 2 डिजिट लगा के आप डेसिमल दे देना, यानी इतना परसेंट ही सोना है। आप समझ लेना कि 100 नहीं है, 91% ही सोना है, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हो इसी डिजिट से। उसी 18 कैरेट में देखो 75% है, ठीक है। 14 कैरेट में नियरली 60%, 55% से ऊपर थोड़ा सा है, 58%। तो चलो, थैंक यू आपको उस वीडियो की देखने के लिए। आगे हम कुछ नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आप देखते रहना इस चैनल्स को, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लो इसको, ठीक है। चलो।